नमस्कार, मैं जानकी शरण पटेल, प्रवक्ता आर्य सद्गुरु महाविद्यालय जबरापुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पहला काल है, जो ऐतिहासिक कहा जाता है, वो है मौर्य काल। इसका समय है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण काल होता है जो 137 वर्ष तक मगध पर शासन चलता है। ईसा पूर्व और ईसवी, आज हम ये राजवंश पढ़ाने के पहले आपको ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर बता देते हैं। ये अंतर आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आपने मैथ में ज्यामिति पढ़ी होगी। उस ज्यामिति में ये है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो इधर की संख्या जो हम लोग इधर लिखते हैं, ये धनात्मक हुआ करता है और इधर ऋणात्मक। हम यहाँ मानते हैं कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का यहाँ जन्म हुआ था। उनके जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं, उनको हम ईसवी में पढ़ते हैं, एनाटॉमिक डेट या ईसवी। उनके जन्म के पूर्व की जो घटनाएं हैं, उन्हें ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट बीसी में पढ़ते हैं। इधर का पक्ष हमारा धनात्मक होता है, 1 2 3 4 ये हैं धनात्मक में, और इधर 1 2 3 और इधर ऋणात्मक में। तो जो हमारा इधर का पीरियड होता है वो ईसवी में होता है, धनात्मक में होता है, और जो हमारा इधर का पीरियड होता है वो ऋणात्मक में होता है, ईसा पूर्व में होता है। तो वही बात हम आपको बताए हैं। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, यानी कि 137 वर्ष भारत पे शासन रहता है मौर्य काल का। इनकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है। इन्होंने मगध या पाटलिपुत्र को केंद्र बनाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध या पाटलिपुत्र, जैसे हम आपसे पूछें कि इस समय बिहार की राजधानी क्या है, तो आप लोग बताएंगे पटना। क्या बताएंगे? पटना। पटना यानी कि उसी का नाम है, प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। और ये मगध प्लेस एक ही है, बिहार का प्राचीन नाम है मगध। क्या? बिहार का प्राचीन नाम है मगध। तो मगध को, पाटलिपुत्र को केंद्र बिंदु बनाकर इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की। इसके पहले शासक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया था। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले ऐतिहासिक शासक माने जाते हैं। इनके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। इनके शासनकाल में एक जो अगली घटना होती है, यूनानी शासक सेलुकस द्वितीय से इनका युद्ध होता है। सेलुकस द्वितीय युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद इनको एक संधि करनी पड़ती है। संधि के अनुसार सेलुकस द्वितीय ने अपनी बहन चेलन्ना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। चूँकि सेलुकस द्वितीय पराजित शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य विजयी शासक हैं, इसलिए सेलुकस द्वितीय को जैसी संधि के लिए चंद्रगुप्त मौर्य मजबूर करेंगे, वैसी संधि उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो अगली घटना होती है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कि एक विदेशी यात्री आए थे जिनका नाम था मेगस्थनीज। इन्हीं यूनानी शासक सेलुकस द्वितीय ने इनके शासनकाल में मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर भारत में भेजा था। इसके बाद दो अगले हमारे शासक होते हैं बिंदुसार। इन्होंने भारत में
298 से 271 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनके शासनकाल की जो एक महत्वपूर्ण बात है जो आपके एग्जाम में लगभग पूछी जाती है वो है एक विदेशी यात्री आते हैं जिनका नाम होता है डाइमेकस। पूछा जाता है एग्जाम में कि बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो हमारा सही आंसर होता है डाइमेकस। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र आते हैं अशोक। भारतीय इतिहास के एक महानतम शासक अशोक, जिनका शासनकाल होता है 269 से 232 ईसा पूर्व। ये इतिहास के एक महानतम शासक माने जाते हैं। महानतम का तात्पर्य ये है कि प्रजाहित, प्रजा की आवश्यकताओं के अनुरूप शासन, प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखना, जनता की भलाई, ऐसे कार्यों से इनको अशोक महान कहा जाता है। इनके समय में एक जो महत्वपूर्ण घटना थी वो 261 ईसा पूर्व के कालिंग युद्ध। इन्होंने, सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कालिंग युद्ध करते हैं। युद्ध में भयंकर रक्तपात होता है, हजारों की सेना मारी जाती है। अशोक सम्राट का धर्म वो हृदय परिवर्तित हो जाता है और ये युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को अनुसरण करते हैं और सदा सदा के लिए युद्ध का त्याग कर देते हैं। इन्होंने एक धर्म चलाया जिसका नाम था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इनका हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ये सभी की मिली हुई उपयोगी बातें थी। इनका वो बौद्ध वास्तविक बौद्ध धर्म नहीं था, सभी धर्मों का सार था। सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थीं उन्होंने अपने धर्म में ग्रहण किया। अगले जो इनकी महत्वपूर्ण बात होती है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अशोक ने किस उपाधि को धारण किया था, उसका नाम था देवानाम प्रिय। ये अक्सर पूछा जाता है। अशोक के बाद अगले शासक होते हैं कुणाल। इनका पीरियड होता है 232 से 228 ईसा पूर्व। कुणाल के बाद हमारे अगले मौर्य शासक होते हैं दशरथ, 228 से 224 ईसा पूर्व। दशरथ के बाद जो अगले मौर्य शासक होते हैं वो होते हैं संप्रति, 224 से 215 ईसा पूर्व। संप्रति के पश्चात जो अगले मौर्य शासक होते हैं वो हैं शालिशुक, 215 से 222 ईसा पूर्व। शालिशुक के बाद देव बर्मन मगध की गद्दी पर बैठते हैं 202 से 195 ईसा पूर्व। देव बर्मन के बाद सतधवन बैठते हैं 195 से 187 ईसा पूर्व। अशोक के द्वारा स्थापित साम्राज्य के बाद ये कमजोर एवं अयोग्य साबित हुए। अशोक ने भारत पे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में संगम सम्राट के उत्तर तक, यानी कि चेर, चोल और पांड्य के उत्तर तक, पश्चिम में अफगानिस्तान, सिंधु, सौराष्ट्र लेकर पूरब में बंगाल तक, और नेपाल, गंगा यमुना का द्वाब, मालवा, ये इनके साम्राज्य में था। चूंकि इतने बड़े विशाल साम्राज्य का शासन चला पाना इन कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारियों के सामर्थ्य से बाहर था। आता है अगले जो शासक होते हैं बृहदस, 187 से 185 ईसा पूर्व। इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र नामक एक सेनापति ने बृहदस को मार करके एक नवीन राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है शुंग वंश। इस प्रकार मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट होते हैं वो होते हैं बृहदस। ये आपके एग्जाम में अधिकतम पूछा जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम राजा का क्या नाम था, तो क्या इसका सही आंसर बृहद्रथ।